हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो आप जैसा कि अभी तक जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अभी आपका होने वाला है यूपी सीपीईटी का एग्जाम, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये आज मॉड्यूल पेपर नंबर 10 हमने अभी देखी। जितने भी लेक्चर्स देखे हैं होपफुली आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक इंपॉर्टेंट बोले हैं आपने वो सारे रिवाइज कर रखे होंगे। इससे आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो आई होप ये मॉडल पेपर से आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो ये आज हमारा लास्ट मॉडल पेपर रहने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो ये लास्ट लेक्चर है हमारी सीरीज का। आप अभी तक की अगर आपने बहुत ध्यान से सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ट्राई करिए इन सारे लेक्चर्स को कवर करने का। और एक जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है वो भी हमारे चैनल पर ही है। अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुई वो वीडियो, उसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, अगर अभी तक आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, एग्जाम से पहले जो आपका एक्चुअल एग्जाम है उससे पहले टेस्ट देकर देख सकते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप पर चल रही है। आप हमारी ऐप पर जाकर इसको प्ले स्टोर से पहले तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का प्राइस है 149। इसमें आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे, 20+ मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जीके के भी। टीचर्स आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप अपनी सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज टीचर्स ही आपके सॉल्व कर देंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, मतलब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और कैसे चांसेस हैं अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी अभी कॉन्फिडेंस की कमी है कि एग्जाम कैसा आपका रहेगा, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर लीजिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और एग्जाम में मार्क्स भी जरूर बूस्ट होते हैं जब भी हम इस टाइप की कोई सीरीज लेते हैं। तो मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपको एक सजेशन है कि आप कम से कम इसका टेस्ट नंबर 1 जरूर दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट जो है इस टेस्ट सीरीज का वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने भी टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं इन सबका आपको सोल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा। तो ये अच्छा रहता है एग्जाम से पहले, अगर आप सारे क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो वहां आपको पैनिक वाली सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो एक बार इस पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है इसको देखिएगा जाकर। तो ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन की बात। बाकी वो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश जीके वगैरह के लिए परेशान है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ऐसे ही मॉडल पेपर का डिस्कशन चल रहा है हमारे चैनल पर। और उन सीरीज का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, वो सीरीज मिल जाएंगे, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको इस लेक्चर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ऐप पर जाकर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, चैनल पर जाकर वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी इस लेक्चर के एंड में आपको इस वाली पूरी सीरीज का जो एंड स्क्रीन रहती है वहां पर पूरी सीरीज अवेलेबल होगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी हम ट्राई करेंगे इसके लास्ट में अटैच करवा देंगे जो 2024 वाला एग्जाम पेपर है आपका, तो वहां से वो डिस्कशन भी आप देख सकते हैं। एक बार उसको जरूर देखे जाएगा। लेक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ते चलना है। हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए। जो भी चीजें हम आपसे बोलते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको घर पर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। लेक्चर में से क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आएंगे, सब कुछ यहीं से आ जाएगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सब कुछ पढ़ लें और एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल हमें मार्क्स मिले और हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है, which pigment absorbs रेड एंड ब्लू लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो रेड और ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है। तो आपको सबसे ज्यादा मेन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में आपने सुना है वो कौन सा सुना है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए ही ऐसा पिगमेंट है जो रेड लाइट को और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जेंथोफिल, कैरोटीन और फाइकोबिलिन क्या, तो ये भी केमिकल होते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन में बहुत कम अमाउंट में ही हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है रेड और ब्लू लाइट, वो क्लोरोफिल ए ही एब्जॉर्ब करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है विच हार्मोन प्रमोट्स सेल इलॉन्गेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं सारे मॉडल पेपर में, हमने आपसे कई बार बोला है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सेल इलॉन्गेशन। एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर सेल है या फिर स्टेम इलॉन्गेशन पूछा हुआ है। आपसे सेल इलॉन्गेशन बोला है तो इसका आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन सेल के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, सेल की लेंथ को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा होता स्टेम इलॉन्गेशन,
तो आप यहाँ आंसर देते गिबरलिन। ठीक है, गिबरलिन हार्मोन इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा देता है, यानी कि स्टेम की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसी जगह पर अगर आपसे पूछा जाता सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, देखिए पहले आपको ध्यान देना था सेल वर्ड पे फिर इलोंगेशन वर्ड पे। अगर सेल की जगह स्टेम होता तो आंसर गिबरलिन हो जाता, अगर इलोंगेशन की जगह डिवीजन होता, सेल डिवीजन बोला होता, तो आपको यहाँ पर आंसर साइटोकाइनिन लगाना होता। सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, यानी कि 1 से 2 सेल और 2 से 4 सेल बनने में हेल्प करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। और इथाइलिन हार्मोन क्या काम करता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। जितने भी और राइपेंड फ्रूट्स होते हैं उनमें से निकलता भी है इथाइलिन गैस ही। ये एक लौता गैसियस प्लांट हार्मोन है, तो इसका आपको वो याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला C2H4 इथाइलिन। बाकी एब्सिसिक एसिड एब्सिशन ऑफ लीव्स और फ्रूट्स का काम करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन है, जब भी स्ट्रेस लाइक सिचुएशन होगी तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देगा, और लीव ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट्स के जितने भी हार्मोन्स हैं इनके रोल्स हमने आपको कई बार रिपीट किए हैं बहुत सारे मॉडल पेपर्स में, याद रखेगा। अगर एपिकल डोमिनेंस आ रहा है तो ऑक्सिन है, सेल डिवीजन आ रहा है तो साइटोकाइनिन है, अगर स्ट्रेस हार्मोन पूछ रहे हैं तो एब्सिसिक एसिड है, अगर स्टेम को इलोंगेट करने की बात कर रहे हैं तो गिबरलिन है, और अगर गैसियस हार्मोन पूछ रहे हैं तो वो इथाइलिन है। तो आई होप अभी तक आप सबने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C2H4 लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है विद द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक। मतलब कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए किसी एक वेक्टर की ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। ऑप्शंस में क्या कहना है, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया। अच्छा, इन सब पे पॉजिटिव एंजाइम भी पता, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरा से, साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, अंडरलाइन कर देंगे। टाइफाइड बहुत बार रिपीट हो चुका है, साल्मोनेला, साल्मोनेला, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया तो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में गिवन है, वो तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और मलेरिया आपका लिख देते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से हो रहा है। निमोनिया बैक्टीरिया से या वायरस से हो सकता है। अच्छा, कॉलरा किससे होता है, इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होता है, यानी कि पॉजिटिव एंजाइम को इसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, विब्रियो कॉलरा। लेकिन वेक्टर कोई है नहीं, वेक्टर कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टाइफाइड कैसे फैलता है, टाइफाइड भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो है अगर ये फूड में या वाटर में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में गया तो हमको ये डिसीज हो जाएगी। मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या हवा से आ जाता है, नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हम लोगों को एनाफिलिस फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के काटने से एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी में वेक्टर की जरूरत होती है। और वेक्टर होता क्या है, वेक्टर का नाम भी लिख लीजिए, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो होती है। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। वेक्टर जो उस ऑर्गेनिज्म को लेकर जा रहा है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है। तो अगर एग्जाम में आता है कि मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप बोलेंगे एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। एग्जाम उसमें आपको ऑप्शन में गिवन होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है मलेरिया का वेक्टर कौन है, तो वहां पर आप ऑप्शन देंगे फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। निमोनिया भी हवा के थ्रू फैलता है, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होती हैं, किसी ने खांसी या छींक दिया है तो वो इन जो ड्रॉपलेट्स है वो हेल्दी इंडिविजुअल में जाती हैं और उसमें भी डिजीज कॉज करती हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मलेरिया एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। मलेरिया में असेक्सुअल साइकिल कहाँ पर हो रही है, सेक्सुअल साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ हो रही है, हीमोजोइन केमिकल रिलीज होता है, फीवर और चिल्स की प्रोसेस होती है, हमारे आरबीसी में पहुंचता है, लिवर सेल्स को अफेक्ट करता है, और बाकी गेमेटोसाइट्स कहाँ पर है, मीरोसाइट्स कहाँ पर है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन है। एक बार रिवाइज करके जाएंगे अच्छा रहेगा, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली मलेरिया पर क्वेश्चन आ जाए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला हुआ है विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन ड्यूरिंग क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का एक दूसरा नाम भी क्या होता है, हीमोस्टैटिस, यानी कि जो खून बह रहा है कहीं से बॉडी में उसको रोकना, हीमोस्टैटिस। तो इसमें एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, यानी बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स तो नहीं गिवन है, आपको 2-3 चीजें गिवन है, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और एक फाइब्रिन, और अल्टीमेटली प्लेटलेट्स, और ये क्लॉट कैसे बनता है। तो कुछ बातें याद रखनी है, वो याद क्या रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, जो हमें मेन गिवन है एनसीईआरटी में, प्रोथ्रोम्बिन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, इसको स्क्रीन के पीछे ना चले जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, और
फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और इन्हीं फाइब्रिन के धागों में प्लेटलेट्स वगैरह आकर और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अल्टीमेटली फाइब्रिन ही, यहाँ पर लिख देते हैं, मेरी स्क्रीन के पीछे नहीं चला जाए, अल्टीमेटली फाइब्रिन ही ब्लड क्लॉट को बनाता है जो कि खून रुकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को कौन बना रहा है? ये बना रहा होता है हमारा लिवर। लिवर में विटामिन के की जरूरत होती है, जिसकी वजह से लीवर हमारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। एक मॉडल पेपर में ये डिस्कशन हुआ कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन बनाता है, तो वो बनाता है लिवर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज। और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बिन। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, जब भी कहीं प्रो लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म है। बाकी फाइब्रिनोजन लिखा हुआ है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव फॉर्म्स ये दोनों है, एक थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है और एक फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है। तो इनमें एक्टिव फॉर्म में कैसे कौन कन्वर्ट कर रहा है, ये एंजाइम पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको फ्रेशली रिवाइज कर लेते हैं। हमारा लिवर में जब विटामिन के होगा तब वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाएगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन है या फिर फाइब्रिनोजन है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन पॉसिबल है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की वजह से। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और फाइब्रिन की वजह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछा था, उस पर ध्यान देते हैं। विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कौन बना रहा है? थ्रोम्बिन। तो हमको अपना आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट में हमको आपको चीज बतानी थी कि हेपेरिन क्या होता है। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। एंटीकोएगुलेंट, ये हमारी बॉडी में ब्लड के कोएगुलेशन को बचाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन कहीं ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए उसको प्रिवेंट करने में हेपेरिन केमिकल का काम होता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है? बेसोफिल सेल्स से रिलीज होता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है। देखिए, ये है इस मॉडल पेपर के थ्रू मेरा एम कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि एक क्वेश्चन बता के चले जाना है, सारा कॉन्सेप्ट बताना है। जैसे एग्जाम में अगर अभी तो यहाँ फाइब्रिनोजन के बारे में पूछा था, एग्जाम में अगर आपसे प्रोथ्रोम्बिन पूछना है तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोकाइनेज है। अगर आपसे पूछना है रिलीज कहाँ से हो रहा है तो पता होना चाहिए लीवर से रिलीज हो रहा है। कौन सा विटामिन इन्वॉल्व है तो पता होना चाहिए कि विटामिन के इन्वॉल्व है। और अगर हेपेरिन पे भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है और ये एंटीकोएगुलेंट है। तो ऐसे करके आपके कई सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ में रिवाइज हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में से बोला है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन पीएच होता है। तो 6.8 एसिडिक वाली रेंज में जाएगा, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, 7.4 रहता है। ये याद कर लीजिएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आ सकता है। तो इसको लिखा हुआ भी आ सकता है क्या? स्लाइटली अल्कलाइन। ये जरूरी क्यों होता है ऐसा पीएच बॉडी में? इसके लिए जो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रही हैं तो वहां पर इसका रोल होता है। बाकी मेन हमारे जो लंग्स है वहां पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग पॉसिबल हो, इसके लिए स्लाइटली अल्कलाइन नेचर ऑफ ब्लड जरूरी है, जिससे ऑक्सीजन बाइंड कर जाए। लंग्स में एल्वियोली होती है, वहां पर ऑक्सीजन का जो है वो डिफ्यूजन होता है ना हमारे ब्लड में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करी जाती है। तो वो मिक्सिंग तभी होगी जब ब्लड का पीएच अल्कलाइन होगा। बाकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पर भी कई बार एसिडिक प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब ब्लड अल्कलाइन होगा यानी कि थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होगा तो बॉडी की सारी रिएक्शंस अपने सही तरीके से चलती रहेंगी। और कुछ रिएक्शंस के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए है वो भी स्लाइटली अल्कलाइन है, तो वहां पर भी हमारे ब्लड का अल्कलाइन पीएच काम आती है। याद रखेंगे क्या? 7.4 पीएच है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्टली आपको फिगर याद रखना है। 7.4 हमारे ब्लड की पीएच है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन? तो फोटो रेस्पिरेशन में मेनली पेड़ों में होती है। कैसी प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है। होता क्या है? यूजुअली रूबिस्को जो होता है, रूबिस्को एंजाइम जो हमारे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो है रूबिस्को। क्योंकि पेड़ है, हर पेड़ में फोटोसिंथेसिस हो रही है और फोटोसिंथेसिस के लिए रूबिस्को एंजाइम चाहिए। ये यूजुअली तो बाइंड करता है CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। लेकिन जब कभी पानी की कमी है, ड्राई एरिड सिचुएशंस है, हॉट वेदर है और CO2 कम है लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि ये O2 के साथ बाइंड कर लेता है और बना क्या लेता है? 3 PGA + 2 PG, यानी कि
3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेता है और एक 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है। तो ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है ना, ये इसको आगे कन्वर्ट और करते हैं, तो इसमें आगे जाकर जो फिक्स हुआ CO2 है वो और लग जाता है इसके फिक्सेशन में, ATP का और यूज हो जाता है। मतलब ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये जो बना है ये केमिकल ऐसे रख नहीं सकते हैं, इसको आगे कन्वर्ट करते रहना होता है। तो इसमें इन्वॉल्व ऑर्गेनल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट ही है, क्योंकि वहां पर तो ये एंजाइम ही मिलेगा रिबोस को। उसके बाद में आता है रोल यहाँ पर ऑक्सीजोम का, पर ऑक्सीजोम ऑर्गेनल का। पर ऑक्सीजोम ऑर्गेनल प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है और ह्यूमंस में ये पर ऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें कैटलेज एंजाइम होता है, ये याद रखेंगे, एक मॉडल पेपर में काफी अच्छे से डिस्कस हुआ। बाकी लास्ट स्टेप में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल होता है। तो क्या याद रखना है, फोटो रेस्पिरेशन में CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब क्वेश्चन में पूछा था कौन सी इन्वॉल्व है, तो हमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया गिवन है, बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गोल्जाई बॉडी, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम भी इन्वॉल्व है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। ऐसे अपने एग्जाम में भी ध्यान देना है, बोथ वाला ऑप्शन भी गिवन हो सकता है, कई बार 2 ऑप्शन करेक्ट भी होते हैं, तो वो ध्यान देके वहां पे देखना है। ऐसा अगर एग्जाम में आता है तो आपको बोथ A एंड B वाला ऑप्शन गिवन रहेगा, बोथ A एंड C गिवन रहेगा। खैर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये यूजफुल रिएक्शन नहीं है प्लांट के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? तो हमसे इस क्वेश्चन में इसकी यूनिट पूछी गई है। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है जीन। जीन्स की वजह से ही तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ DNA होता है। उस पार्ट ऑफ DNA पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो विजिबल फिनोटाइप, यानी हम लोग जैसे दिख रहे हैं वो विजिबल फिनोटाइप बनता है। तो DNA का पार्ट है जीन। DNA होता कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स DNA के कंडेंसेशन पे बनते हैं। तो एक क्रोमोसोम पे काफी सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कैरियर ऑफ जीन्स क्या है? क्रोमोसोम, क्योंकि पेरेंट से प्रोजेनी में जाके आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, जा रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम में जो गैमेट्स बन रहे हैं उसमें, फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम में पूरा एक क्रोमोसोम का सेट बन जाता है प्रोजेनी के लिए। एनीवे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो ये आंसर तो सबको याद होगा, ऑर्थ्रोपोडा, जो आपका कॉकरोच वाला फाइलम है, उसमें कॉकरोच है, स्पाइडर्स है, ये वाला। लेकिन ऐसा है क्यों? इसके रीजन पे याद रखिएगा। इनके पास एक तो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है, इसको यहाँ लिख देंगे। एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का बना हुआ, तो जो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर हम कभी भी किसी कॉकरोच को मारने जा रहे हैं तो वो एकदम से नहीं मर जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है काइटिन का, जो उसको एडिशनल सेफ्टी दे देता है। इसके अलावा जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ऑर्थ्रो, तो जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है ऑर्थ्रो, तो ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। तो ऑर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से भी ये सारे फैक्टर्स मिलकर इसको एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। फिर देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है मोलस्का। ये याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है ऑर्थ्रोपोडा के बाद में वो होता है मोलस्का का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला हुआ है विच सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसाइजेस लिपिड्स। कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ऑप्शंस में क्या गिवन था? गोल्जाई एपेरेटस, स्मूथ SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर राइबोसोम। तो गोल्जाई बॉडी क्या करती है? ये पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो भी बन के आ रहे हैं कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनका काम करती है। यानी कि रफ RER क्या बना रही है? ये बना रही होती है प्रोटीन्स का सिंथेसिस में हेल्प करती है। रफ RER क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम किसमें मेनली इन्वॉल्व है? प्रोटीन के सिंथेसिस में। राइबोसोम्स को तो बोलते ही है प्रोटीन फैक्ट्री, तो ये भी प्रोटीन बनाते हैं। ये किसके सरफेस पे प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बनाएगा प्रोटीन। और जो स्मूथ ER है, इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, इसलिए स्मूथ दिखता है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है लिपिड्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा कहता है लिपिड्स कौन बनाता है, तो SER से लिपिड्स बनते हैं। तो जो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं उनकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है गोल्जाई बॉडी। हमसे मेनली क्या पूछा गया था? लिपिड्स कौन बनाते हैं, तो वो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होती है। याद रखेंगे, इसका एक बेसिक फंक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में से बोला है इन डबल सर्कुलेशन विच ऑर्गन रिसीव्स द ब्लड ट्वाइस। तो डबल सर्कुलेशन हम लोगों में, ह्यूमंस में होता है, और जितने भी मैमल्स हैं इनमें मिल रहा है। तो
तो डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार आता है। सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कलेक्ट होकर आता है हमारे ब्लड जो हार्ट है उसके राइट साइड में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड चला जाता है हमारे लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है मतलब उसमें ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड वापस आ जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहां से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा निकलती है जो कि हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। तो हमारे हार्ट में 2 तरीके से ब्लड पहुंचता है, एक बार तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से और एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन से पहुंचता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, जब हमारी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया। जबकि सिस्टमिक में हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट तक ही और हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो 2 बार कहाँ गया ब्लड, हमारे हार्ट तक गया, ठीक है। और हार्ट करता क्या है, इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है, पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला हुआ है व्हाट हैपेंस इन सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कब होती है, ये मियोसिस में, प्रोफेज 1 में। ये चीजें हमने आपको कई मॉडल पेपर्स में बोली है कि प्रोफेज 1 जो है मियोसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये सारी आपको इनके बारे में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो आपको हर स्टेज के बारे में पता होनी चाहिए। किसी भी स्टेज पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिनेप्सिस कब होती है, सिनेप्सिस का मतलब होता है जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं एक जैसे दिखने वाले, जब उनकी आपस में पेयरिंग हो जाएगी, ये पेयरिंग हो जाएगी तभी इसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसी को सिनेप्सिस बोलते हैं। ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पर बने एक जैसे नहीं है, लेकिन ऐसा हमारा जब क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होना है उससे पहले जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में आके पेयरिंग कर लेते हैं, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ये किस स्टेज में होती है ये जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग के बाद में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब इनके बीच में इस तरीके से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर होगी क्रॉसिंग ओवर, ये किस स्टेज में होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है पैकाइटिन की स्टेज में, तो जो कि थर्ड है पैकाइटिन में। डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है ना, तो उसको तो यहाँ पे नहीं लिखना है, ये हम लोग बात किसी करें एम फेज की। एस स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है पैकाइटिन स्टेज में। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ये एनाफेज में होता है, वो भी एनाफेज 2 में होता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे लेप्टोटीन में पूछेंगे तो बुकेट स्टेज होती है, जितने भी क्रोमेटिन के धागे हैं वो कंडेंस होने लगते हैं क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, तो जैसे फ्लावर का बुके होता है ना वैसे दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर। जाइगोटीन में सिनेप्सिस याद रखना है, जैसे एस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और जेड लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, तो याद रखिएगा एस सिनेप्सिस कहाँ हो रही है, जाइगोटीन में हो रही है। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, याद रखने की, ठीक है। फिर पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ से हटकर दूसरे क्रोमोसोम में लग जाएगा, तो ये इंटरचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। फिर डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, कियास्मेटा फॉर्मेशन होगा, मतलब क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर जुड़े रहते हैं, तो वहां पर एक्स शेप्ड कियास्मेटा दिखाई देता है। और जो सबसे ये याद रखेंगे कहाँ पर, डिप्लोटीन वाले स्टेज में कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है, कियास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। और जो डाइकाइनेसिस होता है उसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, मतलब आखिरी पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो भी खत्म हो जाता है दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होती है, मियोसिस में, एनाफेज सेकंड में होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, एक बार एनसीईआरटी से एक पेज में गिवन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में से बोला है साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ है, ह्यूमन बॉडी में यूरिन कहाँ पे बनती है, किडनी में बनती है। बाकी के जो पार्ट्स गिवन है, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा, ये सारे पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो फॉर्म यूरिन है उसको आगे ले जाती हैं, लेकिन बनती कहाँ पर है, यूरिन किडनी में बनती है। अच्छा, प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है उसमें मेन जो सब प्रोसेस है वो कौन सी है, ये लिख लीजिए। एक तो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, जिसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, माल्फिगियन कॉर्पस्कुल में होता है। माल्फिगियन कॉर्पस्कुल का मतलब बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं माल्फिगियन कॉर्पस्कुल। उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, जो भी ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद में रीअब्सॉर्प्शन होता है और सेक्रीशन होता है।
डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स का, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, डिफरेंट आयंस का, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, सॉल्ट्स में NaCl है, यूरिया वगैरह है, इस सब का रीअब्जॉर्प्शन, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बाकी सेक्रीशन हो रहा है। तो इसमें कौन से आपके वो इन्वॉल्व है, पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है, बाकी सेक्रेशन वगैरह जो हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत जो हो रहा है लूप ऑफ हेनले में है, डीसीटी में है जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और बाकी कलेक्टिंग डक्ट में है। ठीक है, यूरेटर क्या होता है? जो यूरिन बनी है उसको ले जाते हैं ब्लेडर तक, ब्लेडर में यूरिन को स्टोर किया जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है, मतलब जो बाहर ले जाने के लिए ट्यूब है वहां पर यूरेथ्रा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, विच हार्मोन कंट्रोल्स द स्लीप वेक साइकिल। जो स्लीप वेक साइकिल है इसको बॉडी की सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। हम लोग कब सो रहे हैं, किस टाइम पर उठ रहे हैं, ये बॉडी को कब पता चलता है? बॉडी को कब पता चलता है? दिन है रात है, कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है एक हार्मोन की वजह से, जो कि है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये निकल रहा है पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट रहती है पीनियल ग्लैंड। इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो 24 आवर्स का रिदम बना रहता है ना, हमें पता रहता है क्या, जैसे अभी भी हम लोग जिस टाइम भी आप लेक्चर देख रहे हो, अगर आप घड़ी ना भी देख रहे हो आपको पता है क्या टाइम है, ऑलमोस्ट पता होगा दिन है रात है। ये कैसे पता चलता है हमारी बॉडी को? ये पता चलता है मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। ये हमारी बॉडी में हर एक काम का जो टाइम रहता है उसको याद दिलाने के लिए, समय का क्या चल रहा है, क्या आसपास का माहौल है, उसको ध्यान रखने के लिए ये मेलाटोनिन का फंक्शन रहता है। ये बॉडी की सर्कैडियन रिदम को भी कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है, लेकिन ये फाइट या फ्लाइट हार्मोन है। ये बॉडी में तब रिलीज होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और वैसे ही चेंजेस ये बॉडी में लाता है। एड्रीनल ग्लैंड उसको रिलीज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ओविपेरस कौन होता है? जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है वो ओविपेरस है, यानी अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस, काओ और डॉग ये तीनों कैसे हैं? विविपेरस, ये यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, तो ये है विविपेरस। ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का है, उसमें गिवन है। डक कैसी होती है? ये होती है ओविपेरस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला है विच वायरस हैज बोथ डीएनए एंड आरएनए। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, नो वायरस हैज बोथ डीएनए और एंड आरएनए, मतलब डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों किसी भी वायरस में नहीं होंगे। तो यहाँ आंसर में गिवन है नो वायरस। अच्छा, जो बाकी एग्जांपल्स गिवन है उनमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। रेट्रोवायरसेस में आरएनए होता है मेन जेनेटिक मटीरियल। एचआईवी कैसा होता है? एचआईवी में भी आरएनए ही होता है मेन जेनेटिक मटीरियल। ये रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है बाय द वे एचआईवी। और बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, और इनमें डीएनए होता है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, अच्छा, एचआईवी के बारे में हमको आपको एक और बात बतानी है। फिर रेट्रोवायरसेस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता क्या है, इस पे बात करते हैं। आपने सेंट्रल डॉगमा सुना है? सेंट्रल डॉगमा क्या कहती है? जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने सेंट्रल डॉगमा बताया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो हमारा डीएनए होता है ना, ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है। रेप्लिकेशन से डीएनए बन जाता है। डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो आरएनए बन जाता है। अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो एमआरएनए बन जाता है। आरएनए से जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो उससे प्रोटीन्स बन जाते हैं। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड इस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है। और डीएनए से डीएनए का बनना क्या है? ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस है। और ये पूरा क्या है? ये है सेंट्रल डोगमा, कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस करता है और खुद कैसे बनता है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? ये रेट्रोवायरसेस में प्रेजेंट ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए को बनवा देता है। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है? देखिए, जो हमारी बॉडी में जब भी किसी पेशेंट के कोई वायरस आता है तो वायरस के पास में अपना कोई ऐसा नहीं होता कि वो फंक्शन नहीं कर सकता। जब तक वो अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं जाएगा तो वो तब तक कुछ इन्फेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं होती है। उसके पास जेनेटिक मटीरियल है और प्रोटीन कोट है, सिर्फ इतना। अगर अभी किसी इंडिविजुअल के एड्स होता है तो एड्स में क्या है? वायरस गया बॉडी में, वायरस इफेक्ट करता है जेनेटिक मटीरियल को। हमारा जेनेटिक मटीरियल क्या है? जेनेटिक मटीरियल क्या है? हमारा जेनेटिक मटीरियल है डीएनए, लेकिन इसमें तो आरएनए प्रेजेंट है। तो इन रेट्रोवायरसेस में, एचआईवी के वायरस में
जो ये प्रेजेंट है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी वजह से ये आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में और ये ह्यूमंस के जेनेटिक मटेरियल में जाकर, न्यूक्लियस में जाकर वहां पर इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और अपनी कॉपीज, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने लगता है। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। एड्स में ऐसा ही हो जाता है। तो आपको इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ से मिले। क्या, एक तो सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट मिला, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है और ये प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन है सेंट्रल डोगमा के अंडर में। अब इन्होंने बोला था कि कभी इसका उल्टा नहीं होगा, आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा, लेकिन आरएनए से भी डीएनए बन जाता है वायरसेस में। किस प्रोसेस के थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। आरएनए से डीएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम होता है। राइबोसोम का एक और नाम भी होता है, हमने ये तो कई बार डिस्कस किया, प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं। इसका नाम होता है आरएनपी पार्टिकल। एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। बाकी ये सारी प्रोसेसेस होती कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन हमारे न्यूक्लियस में ही होता है, ट्रांसक्रिप्शन हमारे न्यूक्लियस में ही होता है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, यूकैरियोट्स है ना। और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये न्यूक्लियस में नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। और प्रोकैरियोट्स में क्योंकि ऑर्गेनल्स नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो वहां पर सारी प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। आगे भी शायद ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पर हम लोग उसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम्स। गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का, जो कि ईआर से बन रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है और न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बाकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी हमारे न्यूक्लियस में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला हुआ है विच प्रोसेस लीड्स टू द आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो हमारी बॉडी में सेल डिवीजन के लिए दो प्रोसेस हो सकती हैं, एक तो माइटोसिस हो सकती है, एक मियोसिस हो सकती है। मियोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट 2n है तो उससे n यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मियोसिस मेनली कब होती है? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, जब गैमेट्स बन रहे होते हैं, मियोसिस की प्रोसेस मेनली तभी होती है। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, n से n बना देगा, 2n से 2n बना देगा। तो ये माइटोसिस कब होती है? सेल रिपेयरिंग के लिए हमारी बॉडी में जब भी जरूरत होगी, या फिर ग्रोथ के लिए, कहीं पर अगर चोट लग जाती है तो उस जगह पे नए सेल्स बनाने हैं, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करना है, तो वहां पर भी माइटोसिस होगी। तो एक जैसे डॉटर सेल्स कब बनते हैं? जब एक से दो सेल्स बन रहे हैं तब, क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, इसलिए पेरेंट के जैसी ही प्रोजेनी बनती है। मियोसिस में एक जैसे क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर और किस स्टेज में होती है याद रखेंगे? काइटिन स्टेज में। फर्टिलाइजेशन का तो मतलब होता है कि जो पेरेंट्स गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं। इसी की वजह से प्रोजेनी डिफरेंट होती है मियोसिस के केस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला है फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। किसी भी ऑर्गेनल का आपसे बेसिक फंक्शन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो लाइसोसोम में क्या होता है? इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, फिल्ड होते हैं, जिनका काम होता है सेल के अंदर के मटेरियल का डाइजेशन, यानी कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी बॉडी में जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कई बार इनको अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है जिसका इन्हें डाइजेशन करना है, तो ये सेल के डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं, यानी सेल की डेथ भी हो सकती है इनकी वजह से। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। इनके अंदर के हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। मतलब सेल की एक ऑर्गेनल की वजह से ही सेल की डेथ हो गई, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शंस में क्या गिवन है? एनर्जी प्रोडक्शन गिवन है, डाइजेशन गिवन है, प्रोटीन सिंथेसिस गिवन है और रेस्पिरेशन गिवन है। तो हमने बात कर ली है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम्स किस प्रोसेस के लिए चाहिए? डाइजेशन के लिए चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स चाहिए। रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा हुआ है हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होती है, इसके लिए वैक्सीन ढूंढी थी एडवर्ड जेनर ने। अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलेंगे तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी। जो भी सोल्जर्स थे जो घायल हो जाते थे उनके इलाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आज भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये यही है, क्योंकि ये काफी सारी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस के लिए या फिर बैक्टीरियाज पे काम करने वाली एंटीबायोटिक है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। रॉबर्ट कॉच की पोस्टुलेट्स फेमस हैं बैक्टीरियाज के लिए। तो आपसे अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स।
अगर आपने एनसीईआरटी में जितनी भी 5 किंगडम्स आपको गिवन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल किंगडम, अगर आपने इसमें पढ़ा हो तो जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं इनको रखा गया है प्रोटिस्टा किंगडम में। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स, तो उनको तो सबको रख दिया बैक्टीरिया वाली किंगडम यानी मोनेरा में। फिर आए यूकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोट्स में भी ऐसे यूकैरियोट्स जो एक ही सेल के बने हैं उनको हमने सारे कैसा भी हो उसको हम लोग प्रोटिस्टा में रख देते हैं कि कैसा भी है एक सेल का बना है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी यूकैरियोट है, तो उसको प्रोटिस्टा में रख दिया। बाकी अगर उसमें ऑटोट्रॉफिज्म है यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अपना खाना खुद बना सकता है, तो उसको प्लांट किंगडम में डाल देता है। हेट्रोट्रॉफिज्म है तो या तो फंगाई में जाएगा या एनिमल में जाएगा, लेकिन उसमें हो जाता है मोड ऑफ जो हेट्रोट्रॉफिज्म है उसमें भी किस तरीके से खाना ले रहा है, बाकी किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, सेल वॉल है कि नहीं है। तो एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है, फंगाई में तो काइटिन की सेल वॉल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनसे 5 किंगडम्स बनाई थी। अच्छा, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है, आर.एच. विटिकर ने, ये याद रखेंगे। एनीवेज हम लोग क्वेश्चन पे रहे तो हमसे बेसिकली पूछा गया है प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स। तो प्रोटिस्टा आपको एमीबा का एग्जांपल है, प्रोटिस्टा में यूग्लिना का भी एग्जांपल है और प्रोटिस्टा में ही प्लाज्मोडियम का भी एग्जांपल है। बैक्टीरिया है जो नहीं है, तो हमसे यहाँ पे हो जाता है एग्जांपल कौन कौन सा है। तो ए, बी और डी तीनों ही यहाँ पर सही ऑप्शंस हैं, ए, बी और डी। बैक्टीरिया कैसा है, ये है प्रोकैरियोट, हमसे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स पूछे थे। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनेरा में आ जाएगा, मोनेरा किंगडम में आ जाएगा। ठीक है, तो अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम ये तीनों ही प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसा तो आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का पॉजिटिव एंजाइम है, यूग्लिना में ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है एंड एट द सेम टाइम ये हेटेरोट्रॉफिक भी है, इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, इसके बाहर एक पेलिसिल की लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन लाइक। बाकी ये अगर इसको क्लोरोफिल तो है, इसमें सनलाइट नहीं मिल रही है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो इसके आसपास में कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसको इनगल्फ करके भी खाना खा सकता है। मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक के साथ में हेटेरोट्रॉफिक भी है, इसको याद रखना है। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो हमसे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट पूछा था, तो उसका आंसर अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम तीनों ही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में जो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए। तो आपको 5 बेसिस पढ़ाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक है यूरेसिल। तो इनमें से आरएनए में हमको यूरेसिल अलग मिलता है, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन और यूरेसिल मिलता है हमको आरएनए में। डीएनए में हमको मिलता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और एक साइटोसिन। ठीक है, तो इसके बारे में एक याद रखेंगे, क्या बात है कि प्यूरिन्स कौन से इनमें से, इसको रफ करके यहाँ पर लिख देते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि प्यूरिन्स कौन से हैं और पिरिमिडीन्स कौन से हैं। ठीक है, तो प्यूरिन्स में आपको एडेनिन और गुआनिन याद रखना है, पिरिमिडीन्स में आपको थाइमिन, यूरेसिल और एक साइटोसिन याद रखना है। अच्छा, तो हमसे पूछा था आरएनए में कौन सा मिलता है, तो आरएनए में हमें यूरेसिल मिलता है। आरएनए में कौन सा नहीं मिलता है, थाइमीन नहीं मिलता है। डीएनए में मिलता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में इसकी जगह पर, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है, तो ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें बर्ड्स में और मैमल्स में देखने को मिलता है, यानी एव्स और मैमल्स में। इसके अलावा क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसमें आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, इसमें नहीं है। लिजर्ड रेप्टाइल है, लेकिन ये क्रोकोडाइल में ही, रेप्टाइल्स में सिर्फ 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। और फिशेस तो पिक्सेस में आ जाती हैं, तो इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीनेशन। तो इम्यूनिटी के बारे में 6 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं और आपको सारे आ जाएंगे, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इम्यूनिटी में हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी है या फिर एक्वायर्ड है। इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें प्रेजेंट है, स्पेसिफिक टाइप की नहीं है, हमको हमारी यूजली मदर से मिल गई है, बॉडी में फॉर्म हो गई है, जैसे कि स्किन हमारी हो गई, म्यूकस हो गया, सीलिया हो गई, ये सारी चीजें हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक नहीं है। फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे जन्म लेने के बाद में हमारी बॉडी ने खुद से बनाई, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। फिर आते हैं हम लोग एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी। कभी भी हमको जरूरत हुई और हमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल गई, बाहर से प्रोटेक्शन मिल गई, उसको बोलते हैं पैसिव टाइप की इम्यूनिटी, पड़ी हुई इम्यूनिटी हम याद रखते हैं उसको, पैसिव इम्यूनिटी मिल गई, बाहर से बनी बनाई चीजें मिल गई। कभी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, बॉडी खुद से लड़ी, मेमोरी बनाई और इम्यूनिटी खुद से डेवलप करी, तो उसमें हम लोग बोलते हैं
एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल कब बोलते हैं और आर्टिफिशियल कब बोलते हैं? जब नेचुरली हमारे ऊपर किसी बैक्टीरिया या पैथोजन ने अटैक किया, वायरस ने अटैक किया और हमारी बॉडी पे उस अटैक की वजह से कोई इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ, तब उसको नेचुरल बोलते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली हमको कोई भी केमिकल मिला या बॉडी के बाहर से कोई पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन जानबूझकर दिया गया बॉडी में, उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई, तब उसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सारे 6 वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल एक्टिव या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, वीकेंड पैथोजेंस होते हैं, ऐसा जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है जो आपको बॉडी में कोई भी तरीके से कोई डिजीज कॉज कर सकता था, लेकिन हमने उसमें से डिजीज वाला जीन हटा दिया या फिर उसको डिसआर्म्ड कर दिया या फिर उसको वीक कर दिया और बॉडी में दिया। जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती हैं तो बॉडी में इन्फेक्शन होगा लेकिन एक बहुत हल्के लेवल पर होगा, पर बॉडी उससे लड़ेगी और खुद से अपनी इम्यूनिटी बनाएगी। तो हमें पैथोजन बाहर से मिला, यानी हमने एक चीज क्या कंफर्म कर ली कि आर्टिफिशियल रहेगा, पैथोजन हमें बाहर से दिया गया, बैक्टीरिया बाहर से दिया गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल। फिर इम्यूनिटी कैसे बनी, इम्यूनिटी हमारी बॉडी ने खुद से बनाई, यानी कि आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी बना रही है वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीन दी जाती हैं तो हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी तो खुद से डेवलप करी, तो उसको बोलते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव क्या होती है, जब हमको बनी बनाई एंटीबॉडीज बाहर से मिल जाए, जैसे कि जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, या फिर जो प्लेसेंटा के थ्रू IgG जाती हैं, ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो सांप, स्नेक वेनम जो होता है, जब स्नेक बाइट यानी सांप काट लेता है तो वेट नहीं कर सकता ना कि बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी, बाहर से बनी बनाई पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज बॉडी में डाल दी जाती हैं, तो हमें बाहर से मिली तो उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और नेचुरल एक्टिव क्या होता है, जैसे हम लोग को खांसी जुकाम हो जाता है और हमारी बॉडी खुद से उससे लड़ती है और दोबारा हमें वो वाला इन्फेक्शन नहीं होता, तो बॉडी में नेचुरली कोई इन्फेक्शन हुआ और बॉडी उससे खुद से लड़ ली, उसने एंटीबॉडीज बना ली, वो होता है नेचुरली एक्टिव। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी एग्जाम में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला है व्हाट कॉजेज गॉइटर। गॉइटर कैसे, किससे रिलेटेड है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसीज है। थायराइड ग्लैंड में जब इनफ आयोडीन नहीं प्रोड्यूस होता तो क्या होता है, वो सेल्स अपना साइज बढ़ा लेते हैं आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन आयोडीन की कमी की वजह से वो सेल्स बड़े हुए हैं तो कई बार गले में एक लंप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको गॉइटर बोलते हैं। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के लिए की वजह से ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड का, जिसको थायराइड यहाँ लिख देते हैं, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा जिसकी वजह से गॉइटर की डिसीज हो जाती है। ठीक है, आयरन की डिफिशियंसी अगर है तो वो अनीमिया में आ जाएगा, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो बच्चे हैं, अगर चाइल्ड है, चिल्ड्रन है तो उसमें रिकेट्स हो जाएगा, अगर बड़ा इंसान है तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाएगी, हड्डियों में से कैल्शियम निकलकर ब्लड में आने लगेगा। विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। आज के लेक्चर में 30 क्वेश्चन है तो आपके लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला है विच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ये हमने पिछले मॉडल पेपर्स में कई बार डिस्कस किया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस सब में होगी। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो वहां ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, कहीं पे भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और 2 ATP बन जाते हैं, तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन चाहिए, ETS में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन होता है। बाकी जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें जब H2O की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यानी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व तो है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आया है। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है विच ऑर्गन हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। मेन बात बोले तो हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे निकलता है कौन सा, पहले तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है, उसको बॉडी से निकालने में मदद कौन करता है, किस फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में। यूरिन बनती कहाँ पर है, किडनी में, तो किडनी हेल्प करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने में। लिवर का काम करता है, लिवर का काम है ब्लड के प्योरिफिकेशन का, ब्लड के डिटॉक्सिफिकेशन का, बाइल जूस के सेक्रेशन का, और बाकी जो लिवर का हिस्सा है स्प्लीन, वो RCB का ग्रेवयार्ड है। स्किन क्या काम करती है, एक तो प्रोटेक्शन देती है स्वेटिंग के थ्रू या फिर शिवरिंग के थ्रू, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। स्किन के थ्रू भी कुछ अमाउंट में एक्सक्रीशन होता है कुछ सॉल्ट्स का। इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स है।
एल्वियोली किसकी फंक्शनल यूनिट है? लंग्स की फंक्शनल यूनिट का मतलब है जिसकी वजह से जो इनका मेन फंक्शन है वो हो पा रहा है। तो किडनी का काम क्या है? यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है? नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व है। एल्वियोलाई किस में काम करती हैं? जो गैसियस एक्सचेंज है, O2 जब मिक्स करी जाती है हमारे ब्लड में और CO2 ब्लड से ले ली जाती है, उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो वहां पे बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? एल्वियोली है। ब्रेन में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने का काम, स्टोर करने का काम और हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम होता है। तो ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर इसको हम लोग अगर लिखें सही से तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये याद रखें। यूरेटर्स तो यूरिन को कैरी करते हैं आगे यूरिनरी ब्लैडर तक, तो ये न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन का रोल है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला हुआ है विच मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। तो जैसे हमने पहले सेंट्रल डोग्मा लिखा था, अब यहाँ लिख देते हैं। रेप्लिकेशन कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस में हो रही है। और इसमें बन क्या रहा है वो भी लिखते चलते हैं तो आपको हेल्प रहेगी। डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है। फिर पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करना, हम लोग ये किस में देख रहे हैं? यूकैरियोट्स में देख रहे हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये भी न्यूक्लियस में ही हो रही है। और ध्यान से बोलेंगे तो न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर भी डेंस पार्ट प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। वहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा है। फिर ये आरएनए, इसको ही अगर ध्यान से लिखेंगे तो इसको हम लोग mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जिसपे किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन रहती है। ये आता है हमारे ट्रांसलेशन होने के लिए कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इस mRNA से, ये मेरी स्क्रीन के पीछे ना जा रहा हो, इसको भी हम लोग फिर से कर देंगे जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। mRNA से ये बन जाता है प्रोटीन ट्रांसलेशन, और इसमें हेल्प कौन करता है? राइबोसोम्स की हेल्प से हो पाता है। और टीआरएनए भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमसे पूछा गया था जेनेटिक कोड फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम किस फॉर्म में आ रहा है? तो वो mRNA की फॉर्म में आ रहा है। mRNA आता है न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, वहां पर वो राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट है वहां पर अटैच हो जाता है आकर। फिर टीआरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी में कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं। फिर अमीनो एसिड्स को जोड़कर वहां पर एक अमीनो एसिड की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी जाती है और फाइनली उसी से प्रोटीन बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे लेक्चर का, ये आपको जो आंसर्स दिख रहे हैं ये पीडीएफ आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा है साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें से एक ऑर्गेनल है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स में ही जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वहां पर डिस्क लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको थाइलाकोइड्स बोलते हैं। जब थाइलाकोइड्स का एक स्टाक होता है इसको ग्रेना या ग्रेनम बोलते हैं। और ये थाइलाकोइड्स जो प्रेजेंट होते हैं एक सेल में ऐसे करके प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर एक ये जो आपने देखा थाइलाकोइड है, फिर ग्रेना बन गया, ये दूसरा है, ये ऐसे करके अटैच होते हैं लैमेले के थ्रू। बाकी ये यहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। और ये डबल लेयर्ड है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पर 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। ये आपको थाइलाकोइड्स और ग्रेना समझ में आ गया होगा, स्ट्रोमा समझ में आ गया। स्ट्रोमा में जितनी भी आपकी लाइट के बिना होने वाली रिएक्शंस हैं वो सारी होती हैं। डार्क रिएक्शंस या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस स्ट्रोमा में होती हैं, यानी कि इस एरिया में लाइट नहीं चाहिए वो वाली रिएक्शंस हैं। थाइलाकोइड में एक ल्यूमन होती है और एक मेम्ब्रेन होती है। तो थाइलाकोइड की ल्यूमन जो है वहां पर हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, H+ इकट्ठा हो जाते हैं। और जो आपका थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है बाहर का, उस मेम्ब्रेन में हो रही होती हैं सारी की सारी लाइट रिएक्शंस। तो थाइलाकोइड या फिर थाइलाकोइड का अगर स्टैक है तो उसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना में हो रही हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो ये आपको ऑप्शन मिल गया। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होती है। स्ट्रोमा में क्या होता है? केल्विन साइकिल होती है। और आउटर मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन स्पेसिफाई नहीं करी गई है किस ऑर्गेनल की, तो हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं। साइटोप्लाज्म में याद रखना है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स के लिए
आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, और भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वहां से जाकर उनकी बैचेस को फॉलो कर उनके लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, उसी से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है और अभी भी आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पुराने लेक्चर्स को फॉलो करिए, बहुत आपको बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए जाकर, उससे आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा फील आएगा, और बाकी आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अदर देन दैट, आज के सोल्यूशन, आज जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इनके सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको रह जाती है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर था सीरीज का, अगर कोई डाउट रह जाता है आप नीचे लिखें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। एग्जाम से पहले आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे जरूर। हम और हमारी टीम आपके सारे कमेंट्स देखती है। कुछ भी ऐसा है एग्जाम से पहले जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको अवॉइड करिएगा। वही चीजें पढ़िए अभी तक जो बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, चीजों को रिवाइज अच्छे से करिए, जितना आज तक पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से पढ़कर चाहिए, एग्जाम अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर फॉलोइंग दिस सीरीज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वर्षा भारद्वाज दिस साइड, साइनिंग ऑफ। बाकी कुछ रह जाता है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली हम आपके कमेंट्स पढ़ते भी हैं, उनका रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। सो पैनिक नहीं करना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।